बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी है। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आज मुकम्मल हुई, जिसके बाद ऐवान में वफाकी वज़रा की तकरीर करने का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज एक मुख्तसर ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया स्पीकर साहब से कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साबिक़ सदर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स को जारी किया जाए और उनको ऐवान में लाया जाए, क्योंकि उनके बकौल ये एक इस्तेहक़ाक़ है अवामी नुमाइंदे की हैसियत से उनका, जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से कानून में उनके पास ये इस्तेहक़ाक़ है कि वो किसी भी रुकन असम्बली को कि जो हिरासत में हो उसको तलब कर सकते हैं, और जिस इदारे की भी वो तहवील में है वो पाबंद होता है कि वो स्पीकर की जानिब से जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत मतलूबा रुकन असम्बली को असम्बली में भेज दे, उसके इजलास में शिरकत के लिए उसको मौका फ़राहम करे। माज़ी करीब में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ जनाब शहबाज शरीफ साहब को ये सहूलत हासिल रही कि जब वो नैब की हिरासत में थे तो उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत ऐवान की कार्रवाई में शिरकत के लिए बुलाया जाता था। मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश रहती थी और वो असम्बली के तमाम इजलासों में शरीक होते थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब हाल ही में गिरफ़्तार हुए हैं, इस वक्त नैब के रिमांड पर हैं, और ग़ालिबन यही इस्तदलाल दिया जा रहा है हुक्मरान जमात के अरकान की तरफ से कि क्योंकि वो रिमांड पर हैं तो इसलिए उनको पेश करना इस वक्त मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। स्पीकर साहब पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव है। ये दबाव दोनों तरफ से, यानी हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हुकूमती अरकान का अपने अपने मौक़िफ़ के साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक और अहम ख़बर जो आज की ताज़ा तरीन ख़बर कहलाई जा सकती है, वो अब से कुछ देर पहले बाज़ मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक़ डार साहब लंदन में बरतानिया के होम ऑफिस पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुबैना तौर पर एक इंटरव्यू दिया है, जिसका मकसद वहाँ पर सियासी पनाह का हुसूल है। याद रहे कि कल ही वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब जनाब शहज़ाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगाह किया था मीडिया को कि जनाब इसाक़ डार साहब की एक्सट्रैडिशन के हवाले से बरतानिया के साथ मामला तय पा गए हैं और जल्द ही उनको पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर वो नैब और दीगर तहक़ीक़ाती इदारों को मतलूब हैं। इसाक़ डार साहब के हवाले से इस खबर की तस्दीक और तरदीद हम चाहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद है उनसे की जाए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सिद्दीक़ुल फ़ारूक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शाज़िया सूबिया साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र रहे हैं फ़ाइनेंस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। जबकि मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ होंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अमीनुल हक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा इस और इजाफ़ी ख़बर के साथ कि आज ये रिपोर्ट किया गया कि बैरिस्टर फ़रूक नसीम, जो कि वफाकी वज़ीर क़ानून हैं, MQM से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने गवर्नर सिंध के साथ आज एक मुलाकात की वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के साथ, जिसके अंदर MQM के हवाले से, कराची के हवाले से और उनके जो भी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं उसके हवाले से एक अहम मुलाकात की। जिसके बाद ये ख़बर लीक हुई, मीडिया में आई सामने कि MQM को तीसरी वफाकी वजारत देने का उसूली फ़ैसला भी वज़ीर आज़म ने आज कर लिया है, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्का है। इस हवाले से हम अमीनुल हक साहब से मज़ीद तफ़सीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, बजट का जो सेशन है इसके हवाले से एक मुख्तसर और एक क्विक रिव्यू मैं आपको देना चाहूँगा। बजट की तैयारी का सिलसिला कुछ इस तरह से होता है कि जितने भी सरकारी महकमे हैं और वजारतें हैं वो अपने तौर पर अपने अपने इदारों के लिए बजट की तजावीज़ को तैयार करते हैं, जो कि अगले माली साल के बजट के मीज़ानिये का हिस्सा बन जाती हैं। इसका एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है जो ब्यूरोक्रेसी की निचली सतह से शुरू होता है ये अमल, और ये फिर उस मुतल्लिका महकमे या उसकी वजारत की जो टॉप हायरार्की है वहाँ तक जाता है। उसके बाद इसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अगर सूबाई मामला है या प्लानिंग कमीशन अगर वफाकी मामला है तो उसके तवस्सुत से होता हुआ ये
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक ये मामला पहुंचता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर तमाम महकमों और वजारतों की जानिब से आने वाली बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाती है। उसका एक मीज़ानिया तैयार होता है जिसके अंदर आमदनी और अखराजात के तमाम गोशवारे शामिल किए जाते हैं और उसके बाद बिल आखिर एक दस्तावेज़ तैयार की जाती है जिसको बजट बुक कहा जाता है। ये बजट बुक हमारे पास इस वक्त मौजूद है। 2200 सफ़ात पर मुश्तमिल माली साल 2019-2020 का ये मीज़ानिया है जिसको वज़ीर जो हैं फ़ाइनेंस के उन्होंने पेश किया कौमी असम्बली में और अब इसके ऊपर बहस का आगाज़ हुआ। बहस के आगाज़ के बाद एक इसका जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है उसमें कायदे हिस्ब इख्तिलाफ़ आगाज़ करते हैं बजट बहस का, जिसके बाद फिर तमाम मुतफ़र्रिक़ अराकीन जिसमें हुकूमत और हिस्ब इख्तिलाफ़ दोनों शामिल हैं वो अपनी अपनी बारी आने पर तकरीर करते हैं। तमाम अरकान को ये बजट बुक फ़राहम की जाती है और ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो इसको मुताला करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी जानिब से जमात की सतह पर भी, इनफरादी सतह के ऊपर भी वो या तो मुतालबात ज़र पेश करते हैं या कटौती की तहरीक पेश करते हैं जिसको उर्फ़ आम में कट मोशन कहा जाता है। कट मोशंस के ऊपर वोटिंग होती है और वोटिंग के नतीजे में बिलाखिर बजट की अप्रूवल का मरहला मुकम्मल होता है। ये अमल आम तौर से जून के महीने में हर साल पाकिस्तान में इसको प्रोसेस किया जाता है। इस सारे मामले में आवाम की क्या पार्टिसिपेशन होती है, आवाम की क्या इनपुट होती है, ये एक बड़ी अहम बात है क्योंकि बजट की तैयारी बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेसी की सतह पर ही होती है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तकरीबन 90% इनपुट जो है वो ब्यूरोक्रेसी की होती है बजट की तैयारी में। बमुश्किल 10% इसमें जो हुकूमत है या जो फाइनेंशियल टीम होती है हुकूमत की, उनकी तरफ से जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स या वो तरजीहात जो उनकी तरफ से तय की जाती हैं कि मसलन इस साल टेक्सटाइल के शोबे के लिए खुसूसी इक़दामात करने होंगे या हाईवेज़ बनानी है, मोटरवेज़ बनानी है, तो उस हवाले से तरजीहात का तयन हो जाता है और फिर बजट की एलोकेशन उसके हिसाब से की जाती है। मुतालबात ज़र का ताल्लुक़ उन मुतालबात से होता है कि अगर कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन ये समझता है कि किसी वजारत या महकमे के लिए रखे जाने वाले बजट में कुछ कमी है तो उसमें इजाफे के लिए तजवीज़ और तहरीक पेश की जाती है। इसी तरह से अगर किसी वजारत या इदारे के बजट को ज़्यादा समझा जा रहा होता है तो कटौती की तहरीक पेश की जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस है। यहाँ अवामी पार्टिसिपेशन जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इस तरीके से होती है कि जो अरकान 300-350 वहाँ पर मौजूद होते हैं वो इसमें अपना अपना हिस्सा डालते हैं। हमारे पास मौजूद इत्तला के मुताबिक औसतन 10 से 12 मिनट हर रुकने कौमी असम्बली को मिलता है बजट के ऊपर इज़हार ख्याल करने का या अपनी तरफ से मोशंस को मूव करने का। ये अमल किस हद तक हक़ अदा कर देता है अवामी नुमाइंदगी का और आवाम की जो तरजीहात हैं वो किस हद तक पहुंच पाती हैं इस फाइनल डॉक्यूमेंट तक, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि वो प्राइवेट सेक्टर के इदारे भी बजट की तैयारी से पहले बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं जिनका स्टेक बजट के साथ वाबस्ता होता है। मिसाल के तौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी जो अंजुमनें हैं वो भी डेरा डाल लेती हैं वफाकी दारुल हुकूमत में बजट की तैयारी के आखिरी 2 माह में और वो भी कोशिश करते हैं, लॉबिंग करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं कि उनके सेक्टर से मुताल्लिक जो बजट के मामलात हैं उसमें उनकी तजावीज़ और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा तवील और सवार आजमा अमल होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इस सारे मामले की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होती है और आवाम को जवाबदारी भी हुकूमत को ही देनी होती है। मौजूदा बजट के हवाले से ये बात बहुत आम तौर पर कही जा रही है कि ये एक सख्त बजट है और सख्त इस वजह से है कि इसको IMF की तजावीज़ या IMF की कड़ी तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ तो इसको खुलकर IMF का बजट भी कह रही है। इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैं सबसे पहले ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि सती साहब, एक तो जो मैंने प्रोसेस डिफ़ाइन किया बजट का उसके अंदर प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई वाज रॉन्ग एनीवेयर, क्योंकि आप मुशीर रह चुके हैं फाइनेंस के फेडरल गवर्नमेंट में तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को बताने के लिए हुकूमत के पास बजट के हवाले से अच्छी खबर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गुज़ारिश ये है कि बुनियादी तौर पर जो हालात जैसे पिछले गए, जिस तरह से कर्ज़ों का मामला आया, जिस तरह से उनकी किस्तें दी गई, उसके बाद से पाकिस्तान की जो ख़जाने की पोजीशन रही और उसको देखते हुए ये बजट जो है वो टफ़ बजट इस एतबार से किया जा सकता है। चूँकि जैसे आपने ये कहा, इससे पहले इस बजट को जो है वो सरकारी बाबू जो है वो ज़्यादा ज़ोर व शोर से तैयार करते थे, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर को मोर और लेस कोई 20 से ज़्यादा मीटिंग्स खुद भी करनी पड़ी।
इसमें जो टैक्स का टारगेट रखा गया, जो कलेक्शन के रास्ते लिए गए और जो मेजरमेंट्स की गई हैं वो पहली दफ़ा ली जा रही हैं, और उसमें वो उमरा तबका को और बिलखसूस प्रॉपर्टी का आपने एक देखा होगा कि वो कभी हम उनको अपने नेट में नहीं लाए, और उसमें से जो टैक्स नेट की जो ब्रॉडनिंग का है उसका एक पूरा सिस्टम जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करके तो असम्बली के सामने पेश किया गया है, मंजूरी के लिए उसको बहस में डाला गया है। और इस बजट में आप देखेंगे कि आपका जीडीपी जो है वो भी, जो पहले मसलन इसाक डार साहब के हवाले से ये बात कही जा रही थी, जो सही है या नहीं है, मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, बट ये अपने रियल जीडीपी पे आकर तो जो इकनॉमिक ग्रोथ की जो एक सही हमारी एक फिक्टिशियस, हम उसको एक जैसे हमने डॉलर को फिक्टिशियसली रोका हुआ था उस तरह से नहीं, ये उस पर असल आ गई है। अच्छा। अब इस पर से ये आपको एक साल लगेगा, ये पहला पीटीआई का बजट है, और इस पर से पीटीआई के भी अपनी लाइन लेंथ और जो उसकी एक फर्दर अचीवमेंट अच्छा, आप मेरे जो मैंने इब्तदाई में बात की थी कि तकरीबन 90% इनपुट जो है वो ब्यूरोक्रेसी की होती है, इससे मुत्तफ़िक़ हैं आप? जी, मैं इससे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि उनका ये होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन टारगेट को जाहिर सी बात है, जब आप एक प्राइम मिनिस्टर अपने टारगेट सेट करता है तो उसको मीट करने के लिए सिर्फ बाबू के फिगर्स पे हम नहीं इक्तफा कर सकते, और जिसकी वजह से आपने देखा कि एफबीआर से भी हमने बंदा तब्दील किया, हमने इकनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक पूरी इकनॉमिक टीम को रीवैम्प किया और उस पर से खड़े हो गए। उसमें थोड़ा सा वक्ती तौर पर ये लोगों को महसूस होगा, लेकिन अब मैं इस बजट की सबसे बड़ी बात जो आपसे शाहजी ये कहूँगा कि इस बजट के बाद हम जो इधर उधर के बिखरे हुए हालात में, यानी कि ये वाइट मनी है, ये फ़लाँ है, अभी जनाब फ़लाँ स्कीम दे दें, अभी फ़लाँ जनाब एमनेस्टी दे दें, ये कंट्रोल हो के तो एक सिस्टम में आ जाए। ठीक है, यानी अमूमी तौर पर वो मामलात जो करप्शन का बेस बनते हैं उसके हवाले से आप ये बात कर रहे हैं। कट मोशन से देखें जी, वो तो एजुकेशन है, किसी का अपना इंटरेस्ट है, वो एक नुमाइंदा है, अपने एरिया को देख के कोई बात, चीज़ों में एवोल्यूशन जो इरतकाई मंजिलें हैं वो हर सूरत उसके रास्ते तो खुले वो होते हैं, बट इसके अंदर ऑर्गेनाइज होकर तो चीज़ें। जनाब अमीनुल हक साहब मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रज़ा। अमीनुल हक साहब, एक ख़बर हमने अभी अपने नाजरीन को बताई कि आज बैरिस्टर फ़रूक नसीम वफाकी वज़ीर क़ानून की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, जिसमें गवर्नर सिंध भी शामिल थे, और उसमें कराची के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो प्रपोजल्स थे, उसके ऊपर गुफ्तगू के साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से इस बात का भी इंदिया दिया गया कि उसूली तौर पर मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान को तीसरी वजारत भी दी जा रही है। इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं आप हमारे नाजरीन के लिए? जी देखिए रज़ा, ये बात हकीकत है कि MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है जी। कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बली, इन तमाम जगहों पे मौजूद है, और हमने प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब हो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो, या हद तक के प्रेसिडेंट के इंतखाब हो, हमने उनके साथ खड़े रहे, वोट किया। और इसके बदले में MKM पाकिस्तान ने क्या मांगा? MKM पाकिस्तान ने ये कहा है कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की जाए। अच्छा। कराची शहर, हैदराबाद शहर या मीरपुर खास के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेहिस जिसे कहते हैं करप्ट, नाहिल और ताकत हुकूमत ने पिछले 10 सालों से जो रवैया रखा है, उसके बदले में इनके तरक्याती कामों के लिए बात की जाए। यस, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात फरूक नसीम साहब से हुई है और इट वॉज वेरी गुड, और इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल पहले भी वज़ीर आज़म साहब बड़े जिसे कहते हैं कराची के हवाले से हमेशा फिक्रमंद रहे हैं, और आज भी जो कल रात की जो मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया कि यह कराची के लिए एक तरक्की है और बड़ा पैकेज होना चाहिए, जिसमें हमने मुतालबा किया था कि जो 162 अरब का जो पैकेज ऐलान किया गया है, इसके अलावा भी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट इमदाद है। और इसकी पहले से भी मिसाल मौजूद है। मुझे याद है कि 1990 में या 91 की बात होगी, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब हैदराबाद के दौरे पर आए थे, तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त 91 की बात है कि 50 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इमदाद फेडरल गवर्नमेंट से दी थी। जैसे हमने ये मुतालबा किया कि हम कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 25 अरब रुपए और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 5 अरब रुपए दिया जाए,
ताकि वहाँ के लोग, यानी कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, जिन मसाइल से ये पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं, सीवर सिस्टम खत्म कर दिया गया है और रोडों को नाकारा बना दिया गया है, बल्कि इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कराची को घबराहट में तब्दील कर रही है। कम अज कम वो तमाम चीजें जो मसाइल से कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम शिकार हैं, उनको दूर किया जा सके। और फिर रजा, हमें ये समझना पड़ेगा ना कि अगर कराची तरक्की करेगा तो इसका मतलब मुल्क तरक्की करेगा। कराची क्या करता है? कराची सिंध गवर्नमेंट का 97% बजट मुकम्मल करके देता है। फेडरल गवर्नमेंट का कितना बताया? 97%। 97% सिंध गवर्नमेंट। अच्छा। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में तकरीबन 65 से 70% बजट कराची से फीडबैक होता है। इसमें आप देखते हैं कि अगर इसके बदले में कराची में क्या खर्च होता है, 3%, 4%, 5%। अगर एमकेएम ये मुतालबा करे कि यस, जहाँ से पैसे कमाते हैं वहां पे भी खर्च किया जाए, यानी अगर कराची रात को जागता है तो पूरा मुल्क सुकून होता है, कराची कमाता है तो पूरा मुल्क खाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन चीजों को हमें ब्रॉड माइंड होकर के सोचना पड़ेगा, वसील कल्बी और वसील नजरी का मुजाहरा करना पड़ेगा और कराची की। अच्छा अमीर उल हक साहब, क्योंकि आप मसरूफ हैं और ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे ये फरमाइएगा कि 2 रोज़ पहले आपकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, जिसके अंदर आपने जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत और तायीद का ऐलान किया। तो क्या अभी भी आपकी जमात उस हिमायत और तायीद के मौक़िफ़ पर कायम है या उसमें कुछ तब्दीली आ चुकी है? रजा, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के साथ शदीद नजरियाती इख्तिलाफ है और एमकेएम पाकिस्तान से आगे ये समझती है कि सिंध की बर्बादी और सिंध की तबाही की जिम्मेदार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान एक असूली सियासी जमात है जो जमहूरी अवतार में, जो जमहूरी तरीके से अपनी सियासी जद्दोजहद करती है, और उसी जमहूरी अंदाज के बिना पर एमकेएम ने फैसला किया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर की हमायत की जाए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस बात के समय में कि सियासत अपनी जगह होनी चाहिए, बट जमहूरी रवायत को कायम वजाम रखना चाहिए। फिर हम अगर ये माजी में भी देखते हैं, अगर हम पिछले 30 साल या 40 साल को कौमी असम्बली की बात करते हैं और कौमी असम्बली की हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो रवायत रही है 1989 शेख रशीद का प्रोडक्शन ऑर्डर, 1991 आसिफ जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर, मखजूम जावेद हाशमी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर, खबर नवीन जमील का प्रोडक्शन ऑर्डर या शहबाज शरीफ और साद रफीक का। तो आज अगर इनकी भी करते तो मैं समझता हूँ शदीद नजरियाती इख्तिलाफात होने के बावजूद एमकेएम ने ये हिमायत की है। ठीक है, शदीद नजरियाती इख्तिलाफात होने के बावजूद आपने हिमायत की है कि आसिफ अली जरदारी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, इब्तदाई में बात हुई इसाक डार साहब के हवाले से उस खबर की जो अब से 2 घंटे पहले तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चली कि वो बरतानिया में होम ऑफिस के अंदर मौजूद हैं इस वक्त और गालिबन एक इंटरव्यू दे रहे हैं जिसका ताल्लुक सियासी पनाह की दरख्वास्त से है। इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन है जो आप हमारे नाजरीन से शेयर कर सकते हैं? रहमानिर्रहीम। रज़ा सैयद साहब शुक्रिया, मैंने तो अभी टीवी पे भी ये खबर नहीं सुनी। अच्छा, चलिए फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हमारी तरफ से प्रोग्राम के दौरान मिल गई। 4 घंटे बैठे तो मसला ये है, जो बजट के हवाले से बातें हुई, आपने भी माशाल्लाह तफसील से बात की। ये 10-12 मिनट जो हर मेंबर को देंगे तो मेंबर ने अपनी जहाँ तक हो सके बात करनी होती है, लेकिन पार्टी के जो सरबरा अंदर होते हैं और जो इस सब्जेक्ट को, मईशत को, मालियात को जानने वाले होते हैं, वही बोलते हैं, फाइनेंशियल टीम जी वही बोलते हैं। और ये बजट सारा साल बनता रहता है। असल में तो आके फिर कि हमने आमदनी कैसे बढ़ानी है और आवाम को कहाँ का रिलीफ देना है, ज़राअत, सनत वगैरह कहाँ खर्च करना है, कोई खर्चे कम करने हैं, कोई बढ़ाने हैं, ये है पॉलिसी गाइडलाइन दुरुस्त जो दी जाती है। और इस दफ़ा हमारे बजट की बदकिस्मती और इस हुकूमत की और पाकिस्तान की ये है कि डॉलर 157 रुपये होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर इसका
आवाम के साथ साथ दिफा पर पड़ रहा है जी, क्योंकि दिफा के लिए जो कुछ चीज़ें आपको चाहिए वो तो आप ज़र मुबादला दरकार ज़र होता है। मुबादला दरकार होता है। और दूसरी तरफ जो हफीज़ शेख साहब ने आज से 1 महीना हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि IMF की शराइत के मुताबिक दिफा का बजट भी कम करना है, वो जो फिर रज़ाकाराना तौर पर कम हुआ IMF की, वो भी शर्त थी। एक तरफ 8 लाख भारतीय फौज हमारी सरहदों के साथ मोर्चे भी खोद रही है और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही है। एक अमेरिका का प्रोग्राम है पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का जंगी जुनून भी उसमें शामिल कर दोस्ती के रूप में। और तीसरा, हमारे लोग बहुत बात, बल्कि ये जो है वो ISPR के जो है अपना सरबराह, उन्होंने भी कहा जी 5th जनरेशन वार जी। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और हमारी जनाब अली जो दिफा के अखराजात हैं वो एक तरफ रुपए की कदर कम होने का शिकार हैं और दूसरी तरफ अमलन कम हो रहे हैं। ये सबसे बुरी बात, इसी का असर आवाम पर है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो मैं आपको ख़बर जो मैंने सुनी है जी, सच्ची है झूठी है ये, लेकिन मैंने सुनी है, ये सत्ती साहब कंफर्म करेंगे कि ये परसों जुमा है, मुबारक दिन से इमरान खान साहब जो बहुत कहा करते थे कि हालैंड का वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पर जाता है, तो वो साइकिल पर बनी गाला से जाया करेंगे वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट। ये उन्होंने काम शुरू कर देना है जुम्मे से। अब ये तस्दीक करेंगे सत्ती साहब कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जी, फासला ज़्यादा है, मौसम गर्म है, तो कोई बात नहीं, छतरी वो बरसाती पहन लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। सही। और कोई खिलाड़ी तो आपको पता है फील्ड में नहीं, फिटनेस तो माशाल्लाह उनकी मिसाली है। देखे ना, खेलते हैं ना, धूप में छाँव में खेलते हैं, खेलेंगे तो ये करेंगे। दूसरा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जी, आप ये देखिए कि इन्हें अब तकरीबन 11 माह हो गए हैं। जुलाई से आए तो बस समझे इनकी हुकूमत कायम हो गई। आज जून की 19 है तो इनको 11 महीने तो हो गए हैं। इक्तिसादी सर्वे ये कहता है कि जो GDP का टारगेट था कौमी आमदनी का जी, 5.8 हो गई थी, 6.2 का टारगेट था अगले साल का, ये जो साल 30 जून को ख़त्म होगा, ये 3.3% रह गए, आधी। अच्छा, ये इक्तिसादी सर्वे जो जारी किया हफीज़ शेख साहब। ज़री शोबा जो 3.8% का टारगेट था वो 0.8 1% से भी कम रह गया। अहम फसलों का टारगेट जो था वो 3% था, जिनमें कपास वगैरह सब मजमूई तौर पर, वो 6.5 मनफी हो गया, मनफी। कपास का तो मामला यह है कि इसका 8.9% का हदफ था, ये 12.9 यानी 13% मनफी हो गया है। इसी तरह सनती तरक्की जो 7.6% का टारगेट था वो रह गई है जनाब 1.4%। तामीरात के शोबे में 10% का कहा, ये 7.6% मनफी हो गया। और आज जनाब अली जो मैंने उमर अयूब साहब की तकरीर सुनी जी, वो कहते हैं लोगों को कि कुरान शरीफ पढ़ें और बामानी पढ़ें और तफसीर पढ़ें और मौसीकी ना सुने। तो उनसे ये पूछें कि ये जो आप फरमा रहे हैं ये मौसीकी कौन सुनता है, और कुरान पाक बामानी पढ़ना और तफसीर ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ये उन्होंने बड़ी तारीफ़ की जनाब अली। बोट अपना इसकी पेशावर क्या है जो BRT की। अब इससे ज़्यादा आप क्या ये कुरान और तफसीर पढ़ने के बाद आप ये कर रहे हैं, और जो उनकी तकरीर सुने तो फिर आपको पता चले कि वो बातें क्या क्या कर रहे हैं। कहते हैं जी जो पंजाब में आपने साहिवाल में कोल से एनर्जी पैदा की है तो इससे तो ज़राअत को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ज़री ज़मीन आपने इस्तेमाल की। यानी अगर वहाँ 300-400 कनाल ज़मीन ज़री इस्तेमाल हुई है और उस वहाँ से बिजली पैदा होने से जो ट्यूबवेल चले हैं जी, लाखों एकड़ जिन्होंने चलाए हैं, उससे नुकसान। क्या बातें करते हैं हमारे ये दोस्त, कहीं डिफेंड नहीं कर सकते कि उन्होंने बिजली की कीमत कितनी बढ़ाई, गैस की कीमत कितनी बढ़ाई, और इधर एक मिनट सती साहब 200% मजीद वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है। डॉलर की कीमत 157 का डॉलर हो गया, 158 भी टच 158 हो गया। और जनाब स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है, और आप आके तकरीरों से
और आप टॉक शोज़ में बातें करते हैं। हक़ाइक़ रज़ा सैयद साहब तलवार की तरह तेज़ है, काट रहे हैं आवाम को और आग की तरह जला रहे हैं आवाम को। ये महंगाई और ये बर्बादियां सारियां और बेरोज़गारी, 12-13 लाख बंदे आपने मजीद बेरोज़गार कर दिए। 50 लाख को रोज़गार देते देते 50 लाख से ज़्यादा लोग मजीद गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आज लोग इलाज नहीं करा पा रहे, आप कार्ड की बात कर रहे हैं। आपने सरकारी अस्पतालों के रेट एक्सरे के, आपने दूसरे टेस्ट के, आपने 3 गुना बढ़ा दिए सरकारी अस्पतालों। सही, आप कौन सा रिलीफ दे रहे हैं? और दूसरी तरफ आप अपने इत्तेहादियों के साथ से ब्लैकमेल हो रहे हैं, तकरीरें करते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, और रियासत मदीना बना रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, जिनके अखलाक के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बेशक क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अखलाक अजीम है, और यहाँ जो सरबराह हैं वो गालियां दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कहते हैं हम रियासत मदीना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शाज़िया सूबिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहिबा, एक तो 2 सवालात आपसे मैं इकट्ठे पूछ रहा हूँ। एक तो जरदारी साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से बिलावल साहब ने आज भी ऐवान में बात की, इस हवाले से क्या पेश रफ्त है, क्या मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है आपकी पार्टी को कि जरदारी साहब को लाएंगे या नहीं लाएंगे इस इजलास में, इससे आगाह कीजिएगा। और दूसरा फिर सिंध का जो सूबाई बजट है जो कि पेश किया जा चुका है, उसके हवाले से भी कुछ अगर आपने सिंध के अवाम के रिलीफ के लिए कुछ रखा है जो कि हमारे नाजरीन को आप आगाह करना चाहें तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में बात करना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि देखिए, रूल 108 को अगर फॉलो किया जाए तो उसके अकॉर्डिंगली कस्टोडियन ऑफ हाउस जो स्पीकर साहब हैं उनके हाथ में होता है कि वो किसी भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन ये देखें कि ये पहले स्पीकर साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैं लॉ मिनिस्टर से सजेशन लूँगा, उनसे लीगल एडवाइस लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जबकि यही स्पीकर साहब थे केपी के असेंबली में, इन्होंने एक जो इनके ऊपर मर्डर का शायद केस था और उन एमपीए को उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और वो सेशन में आए थे। तब 108 रूल नहीं था, तब जो है वो लॉ मिनिस्टर नहीं थे या उनसे कोई लीगल एडवाइस नहीं ली गई, क्या था रीज़न। और जबकि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक नॉर्मल सेशन को अटेंड करने के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे, जबकि ये तो इम्पॉर्टेंट सेशन है, बजट सेशन है, और इसमें 4 मेंबर अगर कम हो तो आप किस तरह से वोटिंग किस तरह से करेंगे और आगे सेशन किस तरह से जाएगा। तो ये सबसे पहली बात ये है। और अभी तक जो हमें खबर मिली है वो यही है कि अभी तक वो थोड़ा सा इसी प्रोसेस में ही चल रहा है कि मैं अभी कर रहा हूँ या कल तक कर दूंगा। तो ये अभी तक ये प्रोसेस में ही चल रहा है। अभी तक वो डिले टैक्टिक्स आप कहना चाहिए, ये कह सकते हैं सिग्नल मिलेगा, मैं जुमला कहीं से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो जारी करें। और जबकि ये चीज़ अप्रिशिएट की गई है अयाज सादिक साहब की कि उनको एमक्यूएम पाकिस्तान के एक मेंबर के लिए कॉल भी आई थी कि आपने इनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करने, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पावर को यूज़ करते हुए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। तो देखें, वो भी एक स्पीकर साहब थे और ये भी स्पीकर हैं। के बजट के हवाले से कुछ बताइएगा कि सिंध में जो बजट आपने पेश किया है, सिंध में जो बजट है वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमें बजट मिला है उसमें जितनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलनी थी, रिलीफ मिलना था, उतना नहीं मिला है। लेकिन हमारी फिर भी पूरी कोशिश रही है कि जितना हम रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, पहले भी सिंध के आवाम को बजट। एक खबर तो उसमें मैंने ये पढ़ी थी कि उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया आप लोगों ने। बिल्कुल नए टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि जितने टैक्स वफाकी हुकूमत ने लगाए हैं पहले आवाम उसको तो भुगत लें। और दूसरी बात यह है कि जितना रिलीफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को या आवाम को सिंध गवर्नमेंट से मिल सकता है, उससे ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि अपने खर्चों को कम करके और आवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा। अब यहाँ पर आप हालात देखें कि 36 लाख रुपए का एक मुशायरा प्रेसिडेंट हाउस में हो रहा है, उसकी कटौती कहाँ से हो रही है, कौन उसको। मटके और मोर पंख भी लाखों रुपए के आ रहे हैं। 19 लाख रुपए का एक तोते का पिंजरा तैयार होने का टेंडर जारी हुआ है, वो कहाँ से आ रहा है। और ये जो अभी कैंसिल हुआ है जी, कैंसिल हो गया, वो तो जाहिर है जो टेंडर अब सामने आ गया तो वो तो कैंसिल होना था, एहतजाज से कैंसिल इसमें गवर्नमेंट को आप कुछ तो अप्रिसिएशन दें कि उन्होंने। बिल्कुल जी, हम अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल। जब जैसे अभी सती साहब ने कहा कि पहला बजट, मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगी, ये पहला बजट नहीं, ये चौथा बजट है।
पहले आप 3 मिनी बजट पेश कर चुके हैं अवाम के सप्लीमेंट्री ऊपर। फाइनेंस बिल जी, की तरफ बिल्कुल, इशारा है जिस आपका, तरह जी। से आपने अवाम वो के ऊपर adjustment नहीं थी ना, जो बम policy गिराए, guidelines नहीं थी, जिस तरह से आपने बम गिराए वो थे, ये तो वो फाइनल बम था। तो ये तो फाइनल अटैक था जो जिसके लिए पहले ही आप IMF से डिक्टेशन ले रहे थे और उनके लोगों को यहाँ पर लाकर फिक्स कर रहे थे, जिससे स्टेट बैंक के गवर्नर आ गए, FBR के चेयरमैन आ गए और एडवाइज़र फाइनेंस आ गए। एक नाअहल जो वजीर था फाइनेंस का, उसको आपने फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन लगा दिया, वो अहल हो गए कि वो अब फाइनेंस कमेटी से डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, वो फाइनेंस का मिनिस्ट्री को जो है वो सब कुछ बता भी सकते हैं। लेकिन मैडम असद उमर साहब को नाअहल कह के तो नहीं हटाया गया, Sorry? उनको नाअहल कहकर तो नहीं हटाया गया, उनको नाअहल कहना मेरा ख्याल है ये ज़्यादती तो हुई। IMF की डिमांड पे उनको हटाया गया ना, जब IMF ने कहा कि ये तो आप हम हमारे घर लोग के assess लेंगे कर तो रहे हम हैं। आपको बेल आउट कुछ सही। पैकेज देंगे, तो उनकी डिमांड पे उन बेचारों अभी को दिया पास ना, तो वो नहीं हुआ उनके बोर्ड से। उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो बेचारे तो पहाड़ों में चले गए थे, कितने अरसे तक तो वो पहाड़ों में रहे, फिर मुश्किल से उनको वापस लाया गया और उनको बताया गया कि आपको फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। सही। सती साहब, अब एक और टेक्निकल मसला आ गया, नाजरीन की आगाही भी हो जाती है इस गुफ्तगू से। 18वीं आईनी तरमीम के बाद पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ज़्यादातर जो मामलात हैं वो चले गए सुबह के पास। इसका मतलब ये है कि आवाम की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, मसलन सेहत आम्मा, मसलन तालीम, मसलन सिविक सर्विसेज जितनी भी हैं, वो प्रोविंस के पास हैं। तो हम ये हमारा बहैसियत मीडिया भी हमारा शायद एक कसूर है कि हमारी जो टोटल फोकस है वो वफाकी हुकूमत पे रहता है, वफाकी बजट पे बात होती है, वफाकी काबीना पे बात होती है, कौमी असम्बली बात होती है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद पब्लिक को जहाँ से रिलीफ मिलना है या मिलता है या मिल सकता है, उसके ऊपर बिल्कुल गुफ्तगू नहीं होती है। अब ये जो सूबाई बजट हैं, सिंध में अच्छी खबर जो इन्होंने दी सिंध गवर्नमेंट ने वो ये दी कि जी कोई नया टैक्स हम आवाम पर नहीं लगा रहे। एलोकेशंस क्या हैं उसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं सामने। KPK का जो बजट है वो सरप्लस है, और उसके सरप्लस होने की गालिबन वजह यह है कि जो पिछला बजट था वो उनसे खर्च ही नहीं हुआ था, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, इस वजह से वो सरप्लस हो गया। पंजाब में क्या सूरत हाल है और आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या पंजाब की जो अब मौजूदा आपकी हुकूमत है वो कुछ ऐसी मिसाली सर्विस डिलीवरी दे देगी इस मरतबा के जिसमें लोग शहबाज शरीफ साहब को भूल जाएँ और ये कह के तारुफ ना कराना पड़े उस्मान बुज़दार साहब को कि ये पंजाब के वज़ीर आला हैं वो जो कि शहबाज शरीफ थे? ओके देखिए, मैं आपकी बड़ी अच्छी बात है, मोरलेस जितनी बातें आपने की हैं इसके अंदर ही जवाब काफ़ी सारा मौजूद है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा सिद्दीक़ फारूक साहब ने, हमारे सीनियर भाई हैं, ये बड़ी जज्बाती अंदाज में इन्होंने तकरीर की और इनकी तकरीर सुन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कोई बहुत ऐसे वो काम के मावा और मलजा रहे हैं कि जो कि अब कोई मुश्किलात में आ गए हैं और किसी अजाब में आ गए हैं और ये बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। और मैंने को बात ही नहीं की। इमरान नहीं, वो जितनी आपने पूरी वो कहानी है, मैं इसी नुक्ते पे आना चाह रहे हैं। मुख्तसर मैं नहीं बोलता, लेकिन मैंने मियां नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर, अच्छा गोया ये कि ऐसी बात इशारा भी नहीं किया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई थॉट परहैप्स के यू वांट इशारा भी नहीं किया। अच्छा जी। और दूसरी बात जो मैं थोड़ा सा माहौल से समझाऊं, चले मैं इनका नाम नहीं, कि जी इमरान खान साहब आ गए हैं तो बहुत तबाही हो गई, बम गिर गए, मामलात हो गए, डॉलर ऊपर चले। ये सर्वे की बात और डॉलर की बात जी ऐसा ही। और ये सर्वे है, ये आपकी गवर्नमेंट ने जारी की। देखो जी, मैं मुझे कोई इतराज है, मुझे बात कर रहे थे। जी जनाब। अच्छा जी, देखें ये तयशुदा बात कि आप गली महल्ले से पूछ लें, आपको लोग ये कहेंगे यार इमरान खान का कोई ज़ाती लालच नहीं है, उसकी जो पर्सनल ग्रीड है उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है? मैं कहता हूँ आप किसी मुखालिफ से भी जाके बाहर पूछ लें तो वो ये आपको ये कहेगा, साथ ये भी कहेगा कि इमरान खान एक ऑनेस्ट वे से कोशिश ये कर रहा है कि मैं इस काम को लीड करके तो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आपको वापस करके दे दूँ। लिहाजा अगर उसने कुछ किया भी है जो वो कर रहा है, अगर प्रॉपर्टी नेट में आ रही है, टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं वो बहुत सख्ती कर रहे हैं, वो 50 लाख की पाबंदी लगा रहे हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन में उनको क्लब कर रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज होके तो ये काम बन जाएगी। अच्छा ठीक, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के पास एक चांस है, और अगर यहाँ भी ये ना हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं, लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात सही है। अब आपने कहा जी 18th अमेंडमेंट है जिसमें कोई शक नहीं कि
फेडरल ने अपनी बहुत सारी पावर्स को डिवॉल्व करके तो प्रोविंसेस को दे दिया, और ऑन देयर ऑन मतलब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के तहत जब आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो उससे जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपको आपकी जो नीड है उससे जो मीट एंड मेटिगेट करना होता है उसके चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में हमने ऐसा ये किया, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में इस केक को डिवॉल्व उनके नफूस यानी पर अफराद के बेसिस पर से करके तो इसको उन्होंने कर दिया। उसमें कई मसाइल भी आते हैं, क्योंकि जब आप डेट्स की बात करते हैं तो वो फेडरल लेता है, जब उसकी फ्लोटिंग की बात करते हैं तो वो सूबों में चला जाता है, सूबों में जब वो चला जाता है तो मैं सच्ची बात है सिद्दीक फारूक साहब से मैं इनसे कोई झगड़ा लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन गुजारिश ये है कि $62 बिलियन का CPEC का पैकेज है, सही है, $25 बिलियन उस पर से कंज्यूम हो गए हैं इलेक्ट्रिक। ये हम अभी जवाब लेते हैं सिद्दीक फारूक साहब से, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सिद्दीक फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक फारूक साहब, आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असम्बली में बजट तकरीर को जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने एक मरतबा फिर दावत दी, हुकूमत को ऑफ़र की कि मीसाक़ मईशत के लिए बैठ जाएँ और मीसाक़ मईशत कर लें, जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इंडोर्समेंट वाले कमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि इस मौजू पर अभी बात हो सकती है, होनी चाहिए। क्या है ये मीसाक़ मईशत, कैसे होगा और इसके क्या मुमकिन फ़वाइद होंगे पाकिस्तान के लिए, ये आगाह कीजिए। फारसी की मैं एक तर्जमा करता हूँ कि ए ज़र माल, तू खुदा तो नहीं है लेकिन तू काज़ीउल हाजात है। सही। कौम की आमदनी बढ़ेगी, ज़्यादा होगी तो आप दिफा पे भी खर्च करोगे, आवाम के मसाइल भी हल करोगे, सेहत, तालीम वगैरह हर चीज़ करोगे, आपके रोज़गार लोगों को दोगे, खुशहाल होगे। तो जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आइए मीसाक़ मईशत करें, उसका मतलब सिर्फ मीसाक़ मईशत का मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि इस रियासत पाकिस्तान के जो बुनियादी मफादात हैं, जिन पर इस रियासत का दारो मदार है जी, उनसे खिलवाड़ मत करें। ठीक है, आ जाएं, बैठें। उसमें आइन और जमहूरियत का तसलसल है, उसमें इक्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल है, उसमें GDP की ग्रोथ वगैरह, किस तरह से टैक्स नेट का बढ़ाना, लेकिन इस तरह से कि रज़ाकाराना तौर पर बढ़े, आवाम को और उन तबकात को जो इस मुल्क में पैसे को फरोग दे रहे हैं, ठीक है, मईशत को फरोग दे रहे हैं, पहिए को चलाने, उन्हें काटने की बजाय उनको साथ लेके चलें। ठीक है। तो जब आप बैठेंगे इस मुल्क के मफाद में, तो वो जो मीसाक करेंगे, वो जो कंसेंसस डेवलप करेंगे, उसको मीसाक मईशत भी कहेंगे, उसको इस रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक तो वो सर ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा या ये बाहर इससे बैठ के इसको फाइनलाइज किया जाएगा? इस कौम के नुमाइंदे किसी न किसी तरीके से, सही, हम तो ये कहते हैं ना कि हमारी सीटों को तो तब्दील किया गया ना, हमारी सीटें तो जानबूझ के कम की गई, लेकिन इसके बावजूद हमने बादल नखास्ता कहा चलो अब आ गए हो, बैठो। तो हाउस के अंदर और मशावरत के लिए और किसी को बुलाना है तो बुला लें, लेकिन पार्लियामेंट ही सबसे अहम और आईनी लिहाज से सबसे बड़ा फोरम है। आइन पार्लियामेंट के अंदर ये सारा कुछ होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कल एक कमेटी नोटिफाई की है इक़्तिसादी सलामती काउंसिल के नाम से। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इक़्तिसादी सलामती काउंसिल में माजरत से अगर उसमें आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेंबर बना दिया, 2 इदारे गैर मुतनाज़ा हमेशा रहने चाहिए। सियासतदान तो होता ही मुतनाज़ा है ना, सियासी पार्टी, क्योंकि 100% लोग जो हैं वो तो किसी एक सियासतदान को नहीं सपोर्ट करते, मुखालिफ होते हैं, वो मुतनाज़ा होता है। दुरुस्त। अदलिया को और फौज को तो गैर मुतनाज़ा होना ही चाहिए। उसमें उन्होंने डाला है, अगर ये इनकी जो बनाई है हुकूमती,
वो नाकामियाँ समेटती है तो उसमें फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भी इल्ज़ाम आएगा। सही। तो कितनी बुरी बात होगी ये, तो उनको तो नहीं होना चाहिए उसमें। इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स डिफेंस, इसके दिफा का तकाजा है कि आर्मी गैर मुतनाज़ा रहे, इंसाफ का तकाजा है कि अदलिया गैर मुतनाज़ा रहे अपने अमल से भी और इस तरह भी, वो तो होना नहीं चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शाज़िया सूबिया साहबा, एक तो मिसाक़ मईशत के ऊपर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है, और इक़्तिसादी सलामती काउंसिल जिसके ऊपर अभी सिद्दीक़ुल फ़ारूक साहब ने भी कमेंट किया, इस पे आपकी पार्टी किस तरह से कमेंट करना चाहती है? लेकिन सबसे पहली बात जो आपने की चार्टर ऑफ इकॉनमी, तो उसके लिए ये है कि जो भी पहले भी बात हो चुकी है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए जो भी फेवर में चीज़ होगी, हम चाहे वो अपोजिशन यूनाइटेड हो, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कोई भी बात होगी। तो अगर वो चीज़ फेवर में है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए या अवाम के फेवर में है, तो हम लोग साथ खड़े हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सही। क्योंकि ये चीज़ पूरी आवाम के रिलीफ के लिए होगी, तो हम सब उनको साथ देंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी फ़ारूक साहब ने बात की कि ये दो इदारे ऐसे हैं जिनको मुतनाज़ा ना बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे जो लगता है ये अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह से एक चीज़ बना ली है कि उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि उसमें अदलिया भी हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे भी हैं, अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पे बात नहीं होगी, उनके ऊपर भी बात आ जाएगी। तो अब देखें, सबसे पहली बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने बात शुरू की थी। अब सती साहब ने कहा कि इमरान खान की नीयत पे बात ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन बोल दिया है। तो सादिक और अमीन होने से कितने घरों का चूल्हा जल रहा है, कितने लोगों को जॉब्स मिल गई हैं, कितने लोगों को घर मिल गए हैं, जो इनके 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां थी, और जो इनके मिनिस्टर ने बैठ के कहा था कि हफ्तों में 28,000 जॉब्स आ रही हैं, तो वो कौन से हफ्तों में आ रही हैं? तो ये चीज़ें जो इनकी इनकॉम्पिटेंसी है उनको छुपाने के लिए, अभी आप आज की एक रिपोर्ट आई है कि पोलियो का एक नया केस मर्दान में डायग्नोज हुआ, रिपोर्ट हुआ है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान में टोटल 24 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो गए हैं, जिनमें से 18 केसेस सिर्फ केपीके में हैं। सही है। पोलियो का बहुत संगीन मसला है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। दामन वक्त में गुंजाइश जी कम। लास्ट में बात करना चाहूंगी कि ये जो गवर्नमेंट ने मुतनाज़ा बनाया था सिंध के हॉस्पिटल्स को, जिसमें NICVD, NICH और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, लेकिन इस बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई बजट एलोकेशन नहीं उसका एक टेक्निकल रीजन है जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। सती साहब आखिरी 30 सेकंड मिसाक़े मईशत के ऊपर। देखें भाईजान, मैं कोरिया में गया, वहाँ पे अगर आप कोरियन, चूँकि वो तकरीबन जापान से भी ज़्यादा अब वो तरक्की करके आगे निकल रहा है, लेकिन उसका बेस जो है वो जो उसका जो 5 ईयर प्लान है ना जी, वो डॉक्टर महबूब अलाक का बना है जी, बिल्कुल ऐसे ही। और वो उसके हिसाब से क्विकली मिसाक़े मईशत काबिल कबूल है। मैं लंदन में गया, हम FDI लेने के लिए, तो लोगों ने कहा कि आप बाहर से लोगों से कर्जे ना मांगे, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने, यू कम टू सन्स ऑफ पाकिस्तान, हम आपको पैसे देंगे। और होता क्या है कि जब यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टियाँ लड़ती हैं, इनकी डिस्टेबलाइज एक मूवमेंट होती है, तो लोगों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलती। जब वो इन्वायरमेंट नहीं बनती तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है वो टोटल किल हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हमें यही मुकम्मल करना होगा। हुकूमती रुकन ने मीसाक़े मईशत के हवाले से बहुत खूबसूरती से कोई जवाब नहीं दिया। इंशाल्लाह इस बजट के हवाले से कल के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। जी पाकिस्तान के।